चैप्टर 51। कुत्ता बटानिया की बेइज्जती। आकांक्षा जी ने अविरा को चेयर पर बैठाया और फिर फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसके दोनों पैरों की बैंडेज करने लगी। उन्होंने कस के अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे अविरा के पैरों में चुभे कांच के टुकड़ों को निकालने लगी। अविरा के मुंह से एक सिसकी तक नहीं निकली थी। वो बस चुपचाप आकांक्षा जी का चेहरा देख रही थी जिस पर दर्द नजर आ रहा था, लेकिन वो दर्द उन्हें अविरा को तकलीफ में देखकर हो रहा था। कुछ देर बाद अक्षांश जी ने अविरा के पैरों पर दवाई लगा दी थी। अविरा ने उन्हें बैंडेज करने से मना कर दिया था क्योंकि उसे पार्टी में जाना था और बैंडेज करने के बाद उससे हिल्स नहीं पहनी जाती। अक्षांश जी खड़ी हुई और फर्स्ट एड बॉक्स को साइड में रखकर अविरा के छोटे से चेहरे को अपनी हथेलियों में भरते हुए सॉफ्ट आवाज में बोली, बैठ, ये सब कैसे हुआ और यक्षित कहाँ पर है? तुम्हें इतनी चोट लगी है? और वो तभी अविरा बीच में बोली, क्या मैं आपको हक कर सकती हूँ? ज्यादा नहीं, बस 5 सेकेंड के लिए। ये सुनकर अक्षांश जी एकदम से चुप हो गई। यहाँ वो उसे चोट कैसे लगी ये पूछ रही थी और अविरा जवाब देने की बजाय उन्हें हक करने का बोल रही थी। अक्षांश जी ने कुछ पल रुककर हल्के से मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम जब चाहो हमें हक कर सकती हो। ये सुनते ही अविरा ने उनकी कमर पर अपने दोनों हाथ लपेट अपना सर उनके पेट में छुपा लिया। उसने चेयर पर बैठे हुए ही आकांक्षा जी को हक किया हुआ था। पता नहीं क्यों, लेकिन बस अविरा ने बोल दिया कि उसे आकांक्षा जी को हक करना है और उन्हें हक करके उसे अलग ही सुकून मिल रहा था जो दुनिया के किसी भी कोने में कभी नहीं मिला था। आकांक्षा जी चुपचाप खड़ी अविरा के बालों में हाथ चला रही थी। लगभग 10 मिनट बाद अविरा आकांक्षा जी से दूर हुई और तभी उसकी नजरें बेड पर पड़े पैकेट पर पड़ी। उसने उस पैकेट को देखते हुए पूछा, आंटी, उसमें क्या है? ये सुनकर अक्षांश जी मुस्कुराते हुए बोली, हम तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आए हैं। तुम वही पहनकर पार्टी में हमारे साथ चलोगी। हम भी अपनी रिसेप्शन पार्टी में साड़ी पहनकर गए थे और अब हम चाहते हैं तुम भी साड़ी पहनो। तुम्हारे ऊपर साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। देखना मेरा बेटा तुम्हें साड़ी में देखकर और भी ज्यादा पागल हो जाएगा। ये सुनकर अविरा झट से बोली, बट मुझे साड़ी पहनना नहीं आता है और पार्टी में जाने का भी टाइम हो गया है। तभी अक्षांश जी बीच में बोली, डोंट वरी, हम तुम्हें अच्छे से रेडी कर देंगे और साड़ी भी पहना देंगे। पार्टी हमारी ही है, हम थोड़ा लेट भी चले जाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बोलते हुए उन्होंने पैकेट खोला और साड़ी बाहर निकलाकर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। लगभग 1 घंटे बाद नीचे पार्टी हॉल में अब तक 9 बज चुके थे और पूरा पार्टी हॉल गेस्ट से भर चुका था। मीडिया रिपोर्टर सब लोग थे वहां पर। सिंघानिया फैमिली भी पार्टी में आ चुकी थी। निया एक तरफ अकेली खड़ी एकटक यक्षित को देख रही थी जो अपने कुछ बिजनेस पार्टनर्स के साथ खड़ा थे। उसने इस वक्त रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। होंठों पर डार्क रेड लिपस्टिक और चेहरे पर खूब सारा मेकअप किया हुआ था जिस वजह से वो काफी खूबसूरत लग रही थी। पार्टी में कुछ लड़कों की नजरें उसी पर टिकी हुई थी जो निया को भी अच्छे से फिल हो रही थी। निया एटीट्यूड से खड़ी यक्षित के अलावा किसी और की तरफ जरा सी भी नहीं देख रही थी। तभी किसी ने पीछे से उसके कान में धीरे से कहा, हेलो मिस ब्यूटीफुल। निया ने चौंक कर सर घुमा पीछे देखा और उसकी नजरें सीधे रेहान की नजरों से जा मिली। ब्राउन कलर के 3 पीस सूट और जेल से सेट किए बाल, मस्कुलर बॉडी और चेहरे का कोल्ड लुक रेहान को बेहद हैंडसम बना रहा था। अपने सामने रेहान को देखकर निया एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन अगले ही पल वो गुस्से से बोली, तुम यहाँ। तभी रेहान बीच में बोला,
अपने बिना सेंस वाले सवाल मत करना क्योंकि मैं किसी का भी जवाब नहीं देने वाला हूँ। मैं यहाँ क्यों हूँ इसका जवाब सबको पता है। ये सुनकर निया कुछ पल रुककर बोली, या ऑफ कोर्स अपनी मैडम का पालतू कुत्ता तो उनके पीछे पीछे यहाँ आएगा ही। ये कैसे भूल सकती हूँ मैं। रेहान कुछ पल रुककर धीमी सी आवाज में बोला, कुत्ता। और फिर निया की आंखों में देखकर आगे बोला, कमाल की सोच है। शायद इसीलिए आज तक किसी ने तुम्हें अपना नहीं बनाया, क्योंकि तुम्हें फर्क ही नहीं दिखता वफादारी में और चापलूसी में। और सुन, पालतू कुत्ते वफादार होते हैं, कम से कम किसी के सामने दुम नहीं हिलाते जैसे तुम, जो हर अमीर आदमी के सामने खुद को बिछा देती है सिर्फ एक नाम पाने के लिए। रेहान, निया चीख पड़ी, लेकिन उसकी आवाज थरथरा रही थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 52। अविरा की ग्रैंड एंट्री बटा यक्षित की जलन। रेहान, निया चीखी, लेकिन उसकी आवाज थरथरा गई थी। रेहान ने ठंडी नजर से उसे देखा और फिर एक कदम और आगे बढ़ते हुए बोला, नाम मत लो मेरा जुबान से। वो क्या है ना, तुम्हारी जैसी घटिया सोच वाली लड़की के मुंह से खुद का नाम सुनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वेल, तुम्हें जितना खुद पर घमंड है ना, रियलिटी में तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिस पर तुम घमंड कर सको। ये सब सुनकर निया का चेहरा सफेद पड़ गया। होंठ कांप रहे थे लेकिन लफ्ज नहीं निकल पाए। रेहान उसके हल्का सा और करीब हुआ और उसके कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, तुम जैसी औरतें सिर्फ इंस्टा स्टोरी में क्वींस होती हैं, असलियत में नहीं। कीमत बताओ अपनी, आई प्रॉमिस उससे कहीं ज्यादा तुम्हें पैसों से तोल दूंगा। इतनी औकात तो रखता है ये कुत्ता। बोलकर उसने हल्के से निया के कान पर किस किया और फिर एक कदम पीछे हटकर तिरछा मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखने लगा, जो उसकी बातें सुनकर गुस्से से कांप रही थी। निया गुस्से से कांपते हुए बोली, यूं तुम खुद को समझते क्या हो? किसी की इतनी औकात नहीं है जो निया सिंघानिया की कीमत लगा सके। तुम्हारे जैसा बॉडीगार्ड मुझे छू भी नहीं सकता है, बेड शेयर करना तो बहुत दूर की बात है। आज की पार्टी में अगर कोई सबसे खूबसूरत लड़की है तो वो मैं हूँ। एक नज़र देखो चारों तरफ सबकी नजरें सिर्फ निया सिंघानिया पर टिकी हुई है। बोलकर उसने घमंड से अपने बालों को पीछे झटका और कुटिलता से मुस्कुराते हुए चारों तरफ देखा, जहां सब लड़के उसे ही देख रहे थे। यहाँ तक यक्षित के साथ खड़े उसके बिजनेस पार्टनर्स भी चोर नजरों से उसे ही देख रहे थे। रेहान ने एक नज़र चारों तरफ देखा और फिर वापस निया की आंखों में देखकर बोला, वहम अच्छा पाल रखा है। वेल, किसी के हाथ लॉलीपॉप लग जाने से वो खुद को कैंडी क्रश समझने लगे तो उसमें उसका कसूर नहीं, भूख की गलती होती है। तुम इस पार्टी की सबसे खूबसूरत लड़की तभी तक हो जब तक अविरा मैडम यहाँ नहीं आ जाती है। उनके आने के बाद इस पार्टी के ही लड़के नहीं बल्कि इंडिया के हर एक शख्स की नजरें उन्हीं पर थमने वाली है। भूलो मत आज की पार्टी किसके लिए है। और हाँ, तुम बाहर से खूबसूरत हो लेकिन अंदर से बस खोखली चमक, जैसे सस्ती चाइनीज लाइट दिखती बहुत है लेकिन चलती कम है। फिर उसने यक्षित और उसके बिजनेस पार्टनर्स की तरफ देखा और धीमे से बोला, ये जो तुम्हें घूर रही हैं ना, वो इज्जत से नहीं नियत से देख रही हैं। और जिसे नियत खा जाए वो इज्जत की बात न करे तो ही अच्छा लगता है। बोलकर उसने निया के चेहरे की तरफ देखा जो उसकी बात सुनकर गुस्से से तमतमा उठा था। निया ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था लेकिन रेहान ने उसकी बात सुनना जरूरी नहीं समझा और लंबे कदमों से यक्षित की तरफ चला गया। निया बस उसे जाते देखती रह गई। उसने कस के अपने हाथों की मुठियां बंद करते हुए कहा,
तुम्हें तो मैं देख लूंगी रेहान, लेकिन उससे पहले तुम्हारी उस मैडम का घमंड तोड़ना है। आज की रात उसकी सबसे यादगार रात बनने वाली है। बोलकर उसने अपनी बंद मुट्ठी को खोलकर अपनी हथेली की तरफ देखा, जिसमें एक छोटा सा पैकेट था और उसमें व्हाइट पाउडर जैसा कुछ था। निया की स्माइल और गहरी हो गई। उसने इधर उधर देखा और तभी उसकी नजरें एक वेटर पर पड़ी। उसने अपने कदम सीधे उस तरफ बढ़ा दिए, लेकिन तभी अचानक सारी लाइट्स बंद हो गई, जिससे चारों तरफ अंधेरा पसर गया और निया के कदम अपनी जगह ही ठहर गए। अचानक अंधेरा हो जाने की वजह से पूरी पार्टी में फुसफुसाहट सी होने लगी, लेकिन तभी मेंशन की सीढ़ियों पर एक स्पॉटलाइट पर पड़ी और उस स्पॉटलाइट के नीचे खड़ा एक खूबसूरत फिगर के साथ दमदमता चेहरा सबकी नजरों के सामने था। पार्टी में मौजूद हर एक शख्स की नजरें स्टेयर्स पर खड़ी अविरा पर टिकी हुई थी। उसके पास में खड़ी आकांक्षा जी ने उसका एक हाथ पकड़ा हुआ था और वो मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देख रही थी। यक्षित, जिसका अब तक ध्यान सिर्फ अपनी एक बिजनेस डील में था, सबको खामोश देखकर उसने नजरें घुमाकर स्टेयर्स की तरफ देखा और सामने खड़ी अविरा को देखकर वो उसे देखता ही रह गया। ब्लैक साटन साड़ी जो अविरा के बदन पर बेहद खुशबूरत लग रही थी। अविरा पहले ही काफी खूबसूरत थी और ब्लैक साड़ी में वो कयामत ढा रही थी। उसकी साड़ी के पल्लू से झांकती पतली कमर जो सब लड़कों का दिल तेजी से धड़का रही थी। तभी हल्की सी हवा का झोंका आया और अविरा की साड़ी का पल्लू हल्का सा उसके पेट से साइड हट गया, जिससे उसकी नेवल में लगी ब्लू पियर्सिंग पर सबकी नजरें आ थमी। अविरा ने तुरंत अपना पल्लू सही किया, लेकिन पल्लू को सही करते वक्त उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। उसका ब्लाउज बैकलेस और डीप कट था, जिसकी डोरी उसके रेशमी बालों के नीचे ढीली सी बंधी थी। हर बार उसके चलने पर हवा से हिलती, मानो किसी की नजर को बुला रही हो। देखो, ये आग यूं ही नहीं लगाई गई। उसके कानों में लंबे सिल्वर इयररिंग्स झूल रहे थे जो चलने पर उसकी खूबसूरत गर्दन को चूमते। उसने गले में डायमंड नेकलेस पहना था और एक हाथ में ब्लैक चूड़ियां। पैरों में रॉयल जूती, क्योंकि हिल्स उससे पहनी नहीं गई। उसे पैरों में दर्द हो रहा था। कुल मिलाकर इस लुक में अविरा हॉट एंड सेक्सी लग रही थी। वो पहले ही कयामत थी और अभी बवाल लग रही थी। हर एक शख्स, हर एक सांस अविरा को देखकर थम गया था। इधर यक्षित का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन अचानक ही उसके कानों में किसी आदमी की आवाज पड़ी, ब्यूटीफुल। यक्षित ने सर घुमा, अपने बगल में देखा जहां उसके बिजनेस पार्टनर्स की नजरें अविरा पर टिकी हुई थी और तभी उसने चारों तरफ देखा और सबको अपनी वाइल्ड कैट की तरफ देखता देख उसने कस के अपने हाथों की मुठियां बंद कर ली। अंदर ही अंदर उसका खून खोल उठा। उसने वापस नजरें घुमा, गुस्से से अविरा को देखा और फिर अपने दांत पिसते हुए बोला, इसे इस तरह तैयार होकर यहाँ आने की क्या जरूरत थी और इसकी हिम्मत कैसे हुई ये साड़ी पहनकर यहाँ आने की। बोलते हुए उसने अपने कदम अविरा की तरफ बढ़ा दिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 53। अविरा का हॉट लुक बटा इग्नोरेंस। उसने वापस नजरें घुमा, गुस्से से अविरा को देखा और फिर अपने दांत पिसते हुए बोला, इसे इस तरह तैयार होकर यहाँ आने की क्या जरूरत थी और इसकी हिम्मत कैसे हुई ये साड़ी पहनकर यहाँ आने की। बोलते हुए उसने अपने कदम अविरा की तरफ बढ़ा दिए। कुछ पल बाद वो अविरा के सामने आकर रुका और उसे कोल्ड नजरों से देखते हुए अपना हाथ उसकी कमर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, काफी कॉन्फिडेंट लग रही हो आज इस साड़ी में वाइल्ड कैट। बोलते हुए उसके लहजे में तारीफ नहीं, ताना था और आंखों में एक ऐसी आग थी जो किसी और की नजरों से उसे देखने की हिम्मत नहीं देती थी।
वो ऊपर से नीचे तक अविरा को देखने लगा और फिर तभी उसकी नजरें उसकी नेवल में लगी ब्लू पियर्सिंग पर आकर ठहर गई, जिसे देखकर उसका चेहरा और भी ज्यादा काला पड़ गया। उसने वापस अविरा की आंखों में देखा और उसे घूरते हुए बोला, इतना ग्लैमर्स लुक देने की क्या जरूरत थी? हाँ, क्या मुझे जलाने का नया तरीका ढूंढ लिया तुमने? या फिर तुम्हें सच में मजा आ रहा है जब हर निगाह तुम्हारी तरफ पलट रही है? बोलते हुए उसके होंठ अविरा के कानों को छू रहे थे। आकांक्षा जी चुपचाप खड़ी कभी यक्षित को देख रही थी तो कभी बाकी सबको। उन्होंने बिना कुछ बोले अविरा का हाथ छोड़ दिया और फिर वहां से चली गई। वो अपने बेटे बहू की बातें नहीं सुनने वाली थी। अविरा यक्षित की तरफ देखकर मुस्कुराई, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उसकी खामोशी और वो मासूम मगर चुपती मुस्कान यक्षित को और पागल कर रही थी। अविरा को कुछ नहीं बोलता देखकर यक्षित ने अपनी एक भौं ऊपर चढ़ाते हुए कहा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुमने ज्यादा मेरे साथ साइलेंस खेला ना तो रूम में जाते ही तुम्हारी साइलेंस को वायलेंस में बदल दूंगा। बोलते हुए उसकी पकड़ हल्की सी अविरा की कमर पर मजबूत हो गई। उसकी बात सुनकर अविरा ने उसे घूरकर देखा और फिर चारों तरफ सब उन्हीं दोनों को देख रहे थे और मीडिया वाले उनकी इसी पोज में पिक्चर क्लिक कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक उसकी नजरें निया और बाकी की सिंघानिया फैमिली पर पड़ी जो खुद उसे ही देख रही थी। निया का चेहरा एकदम काला पड़ा हुआ था। उन दोनों को साथ में देखकर वो जल भूनकर राख हो चुकी थी। इस वक्त उसे अविरा पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अभी जाकर उसका गला दबा दे, लेकिन अफसोस वो सिर्फ ऐसा सोच सकती थी और अगर उसने ऐसा कुछ करने का ट्राई भी किया तो फिर अविरा उसे नहीं छोड़ने वाली थी। निया का चेहरा देखकर अविरा के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। उसने धीरे से यक्षित का हाथ अपनी कमर से झटक दिया और फिर जानबूझकर अपने पीठ पर लहरा बालों को आगे करके यक्षित की तरफ देखकर तिरछा मुस्कुरा दी। बाल आगे होते ही उसकी सुंदर गोरी पीठ सबकी आंखों के सामने थी। अविरा धीरे से यक्षित के बगल से निकलकर नीचे आ गई। वही यक्षित कस के अपने हाथों की मुठियां बंद करके खड़ा अभी भी अविरा को घूर रहा था। उसकी नजरें अविरा की पीठ पर टिकी हुई थी जो इस वक्त पूरी तरह से विजिबल हो रही थी और सबकी आंखों के सामने थी। अगर उसकी चलती तो वो अविरा को पर्दे की रानी बनाकर रख लेता, लेकिन अविरा इतनी आसानी से उसके कंट्रोल में नहीं आने वाली थी। कुछ देर पहले रूम में उसने अविरा को डांटा था और अब अविरा इतनी आसानी से उससे नहीं बोलने वाली थी और नहीं उसकी धमकियों से डरने वाली थी। तभी स्टेज पर युवराज जी आए और अपने हाथ में माइक लेकर सबकी तरफ देखकर बोले, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम सिर्फ हमारी खुशी की नहीं बल्कि पूरे ओबेरॉय खानदान की शान है। बोलते हुए उनकी नजरें सीधी अविरा पर गईं और उन्होंने उसे इशारे से स्टेज पर बुलाया। अविरा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज की ओर बढ़ी, बिना किसी हिचकिचाहट के। हर कदम पर उसकी चाल में एक रॉयल ठहराव था। वही यक्षित का खून खौलता जा रहा था। पहले अविरा इस तरह तैयार होकर पार्टी में आना और फिर उसे इग्नोर करना यक्षित को अंदर ही अंदर भड़का रहा था। इस वक्त उसका खून ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। वो ना गुस्सा जाहिर कर सकता था, ना हक जता सकता था। बस जल रहा था। खामोशी में युवराज जी ने अविरा के कंधे पर हाथ रखा और फिर सब तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, इंट्रोड्यूसिंग माय डॉटर इन लॉ, मिसेस अविरा यक्षित ओबेरॉय। बोलते हुए उनके चेहरे पर प्योर स्माइल थी। हॉल तालियों से गूंज उठा। फ्लैश बल्ब्स की चमक ने उस पल को यादगार बना दिया था। राज जी चुपचाप खड़े अविरा को देख रहे थे।
उन्होंने हल्के से नजरें घुमा यक्षित की तरफ देखा जिसकी नजरें अविरा पर टिकी हुई थी। उन्होंने कल के बाद यक्षित से बात नहीं की थी और नहीं वो उससे बात करने वाले थे। वो धीरे से बोले, लगता है बहू इससे नाराज है। अच्छा है, ये इसी के लायक है। बोलते हुए उनका मुंह बन गया और फिर वो वापस अविरा को देखने लगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 54 एंड 55। यक्षित का सबके सामने निया की बेइज्जती करना बटा शर्मिंदगी। कुछ देर बाद अविरा स्टेज से नीचे आई। उसका इंट्रोडक्शन हो चुका था। मीडिया यक्षित और अविरा की कपल फोटो पार्टी के बाद में कैप्चर करने वाले थे, इसलिए वो सब शांति से बैठे थे। अविरा नीचे आई और तभी उसके सामने रेहान आ गया। उसने नजरें उठा रेहान को देखा जो खुद उसे ही देख रहा था। रेहान हल्के से मुस्कुरा कर बोला, मैम यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। बोलते हुए उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई। उसने तिरछी नजरों से यक्षित को देखा जो अपने गुस्से को अंदर दबाए उन्हीं दोनों को घूर रहा था। रेहान का कॉम्प्लीमेंट सुनकर अविरा मुस्कार कर बोली, थैंक यू रेहान, तुम भी काफी हैंडसम लग रहे हो। बोलते हुए उसकी आवाज हल्की तेज थी जो यक्षित को भी अच्छे से सुनाई दे रही थी। बस यही सुनना था कि यक्षित का पेशेंस जवाब दे गया। उसने गुस्से से अपने कदम अविरा की तरफ बढ़ा दिए। निया ने जैसे ही यक्षित को अविरा की तरफ जाते देखा, वो फौरन बीच में आ गई। उसकी चाल में जल्दबाजी थी, पर चेहरा मासूमियत का नकाब ओढ़े हुई थी। इस वक्त वो इतनी भोली और मासूम लग रही थी जैसे वो ही इस दुनिया का सबसे इनोसेंट इंसान है। यक्षित, निया ने पीछे से हल्के से आवाज लगाई, जिसे सुनकर यक्षित के कदम रुक गया और उसने अपनी भौहें चढ़ाते हुए निया की तरफ देखा जो खुद उसे ही देख रही थी। निया यक्षित के करीब आते हुए मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, तुम्हें सच में लगता है कि अविरा तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है? ये सुनकर यक्षित उसे बुरी तरह घूरते हुए ठंडे लहजे में बोला, क्या कहना चाहती हो, साफ साफ बोलो। निया एक झूठी हमदर्दी के साथ बोली, वो रेहान के साथ जिस तरह से बात कर रही थी, तुम्हारे सामने ही, तुम्हें इग्नोर करके, क्या वो वाकई तुम्हारी वाइफ की तरह बिहेव कर रही थी? या शायद उसे किसी और से अटेंशन चाहिए? देखो, मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें भड़का नहीं रही हूँ, बल्कि जो देख रही हूँ वही बोल रही हूँ। इनफैक्ट वो दोनों देखो कैसे सबके सामने एक दूसरे से बातें कर रही हैं। बोलते हुए उसने अविरा और रेहान की तरफ देखा जो एक दूसरे से कुछ बात कर रहे थे। उनके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे, शायद वो कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे। निया की बात सुनकर यक्षित ने अपनी आंखें बंद की, जैसे खुद को कंट्रोल कर रहा हो। कुछ पल बाद यक्षित ने अपनी आंखें झटके से खोली। उसकी चॉकलेट ब्राउन आंखें सुर्ख लाल हो रखी थी, जिन्हें देखकर एक पल के लिए निया अपनी जगह खड़े खड़े कांप गई। यक्षित ने अपना एक कदम निया के नजदीक बढ़ाया और उसके कान के पास ठहरकर बोला, तुम्हें पता है निया, तुम्हारी ये मीठी जुबान और जहरीली बातों का फर्क मैं बहुत पहले से जानता हूँ। बच्चा समझा है मुझे या फिर मूर्ख? इतना बड़ा एम्पायर मैं ऐसे ही बिना माइंड के संभाल रहा हूँ क्या? कोई भी आकर कुछ भी बोलेगा और मैं उसका अंधा भक्त बनकर उस पर बिलीव कर लूंगा। तुम अपनी कथा जाकर अपनी फैमिली को सुनाओ तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मेरे सामने तो तुम्हारी चलने वाली नहीं है। उसकी बात सुनकर निया का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। उसे लगा था कि यक्षित को उसकी बातों पर यकीन हो गया है, लेकिन यहाँ तो यक्षित उसके मुंह पर बोल रहा था, ही डजंट ट्रस्ट हर एट ऑल। यक्षित ने हल्का सा सर टेढ़ा कर निया की आंखों में देखा और फिर अपने दांत पिसते हुए बोला,
अविरा को भड़काने की कोशिश मत करो। और तुमसे बेहतर मैं जानता हूँ कि मेरी वाइफ क्या है और क्या नहीं। ये सुनकर निया ने फिर से कोशिश की और वो अपना सरनामे हिलाते हुए बोली, मैं तो बस तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ उस लड़की की असलियत से जो। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, यक्षित का सब्र टूट गया। वो गुस्से से बोला, इनफ। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास खड़े कुछ लोग चौंक गए। निया एक कदम पीछे हट गई। वही अविरा और रेहान का अब जाकर ध्यान निया और यक्षित की तरफ आया। निया को यक्षित के करीब देखकर अविरा का चेहरा एकदम से काला पड़ गया। वो भी कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी अपने युवी को किसी और लड़की के पास में, और निया पर तो उसे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। गुस्से से उसने कस के अपने हाथों की मुठियां बंद कर ली और वो चुपचाप निया और यक्षित को देखने लगी। यक्षित निया की आंखों में आंखें डालकर बोला, अगर मुझे अपनी बीवी की सच्चाई जाननी होगी तो मैं किसी ऐसे इंसान से नहीं पूछूंगा जो खुद अपनी सच्चाई छुपाए फिरता है। ये सुनते ही निया का चेहरा और भी ज्यादा पीला पड़ गया। निया ने जैसे ही कुछ कहने के लिए होंठ खोले, यक्षित ने फिर कहा, और हाँ, अगली बार अगर मेरी बीवी के बारे में जहर उगला तो मैं सिर्फ जुबान से नहीं, तुमसे तुम्हारी साजिशों का नकाब भी खींच लूंगा, और वो भी सबके सामने। पहले भी वॉर्न किया था और अभी भी कर रहा हूँ, मेरी वाइल्ड कैट से दूर रहना, वरना ऐसी हालत करूंगा कि अगली बार जन्म लेने से पहले तुम्हारी रूह कांप जाएगी। ये सुनकर निया हक्का बक्का रह गई। उसके होंठ कांप रहे थे और आंखें पानी से भरी थी और गालों से रंग उतर चुका था। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। कुछ लोग मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग करने लगे थे। निया ने इधर-उधर देखा और शर्म से उसका सिर झुक गया। वो बिना कुछ कहे वहां से भाग निकली। उसके जाने के बाद यक्षित ने सर्द नजरों से अविरा को देखा और धीमे से बुदबुदाते हुए बोला, मुझे जलाना चाहती हो, वाइल्ड कैट। खेल तो तुम्हारा है, बट रिमेंबर, मैं इतनी जल्दी जलने वाला नहीं बल्कि जलाने वालों में से हूँ। सी अब देखो मैं क्या करता हूँ, बोलकर उसने अपने कदम सीधे अविरा की तरफ बढ़ा दिए। यक्षित को अपनी तरफ आता देखकर अविरा की पकड़ हल्की सी अपनी साड़ी के पल्लू पर कस गई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 56 प्रेग्नेंट। उसके जाने के बाद यक्षित ने सर्द नजरों से अविरा को देखा और धीमे से बुदबुदाते हुए बोला, मुझे जलाना चाहती हो, वाइल्ड कैट। खेल तो तुम्हारा है, बट रिमेंबर, मैं इतनी जल्दी जलने वाला नहीं बल्कि जलाने वालों में से हूँ। सी अब देखो मैं क्या करता हूँ, बोलकर उसने अपने कदम सीधे अविरा की तरफ बढ़ा दिए। यक्षित को अपनी तरफ आता देखकर अविरा की पकड़ हल्की सी अपनी साड़ी के पल्लू पर कस गई। यक्षित अविरा के सामने आकर रुका और एकदम से उसकी कमर में हाथ डाल झटके से अपने करीब खींच लिया। अविरा का सर उसके सीने से आ लगा और उसने तुमरत नजरें उठा यक्षित को देखा, जो खुद अपना सर झुकाए उसे ही अपनी इंटेंस नजरों से देख रहा था। रेहान चुपचाप खड़ा उन दोनों को देख रहा था। यक्षित ने एक नज़र रेहान को देखा और फिर वापस अविरा की आंखों में देखकर बोला, वाइल्ड कैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी गैर मर्द को हैंडसम बोलने की? तुमने मुझे तो कभी हैंडसम नहीं बोला। क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ या फिर तुम्हें अच्छे से सैटिस्फाई नहीं कर पाता हूँ? लेकिन जिस तरह बीच बीच में तुम्हारे कदम लड़खड़ा रहे हैं उसे देखकर तो। तभी अविरा बीच में बोली, यूवी प्लीज। बोलते हुए उसने हल्के से नजरें घुमा रेहान की तरफ देखा, जो अजीब नजरों से यक्षित को देख रहा था। इस वक्त अविरा का चेहरा शर्म से लाल पड़ चुका था। यक्षित ने डेविल स्माइल करते हुए अविरा की तरफ देखकर कहा, प्लीज वांट बेबी।
तुम्हें नहीं लगता है आजकल तुम प्लीज वर्ड कुछ ज्यादा ही यूज कर रही हो? आई मीन बेड पर तुम मुझे रुकने के लिए प्लीज बोलती हो और यहाँ पर मुझे चुप करवाने के लिए प्लीज बोल रही हो, बट मुझे तुम्हारे मुंह से मौन करते हुए ये वर्ड सुनना ज्यादा पसंद है, और खास करके जब तुम बोलती हो यूवी प्लीज स्लो। उसने इतना ही कहा था तभी रेहान तेज आवाज में बोला, स्टॉप इट साले, कुछ तो शर्म कर। अपने प्राइवेट मोमेंट्स की बातें बोलते बोलते अचानक ही वो चुप हो गया। वही अविरा जिसका शर्म से अब तक बुरा हाल हो चुका था। उसने एकदम से रेहान की तरफ देखा जो खुद उसे ही देख रहा था। वही यक्षित तिरछा मुस्कुराते हुए रेहान को देख रहा था। रेहान ने जिस टोन में यक्षित से बात की थी उसे देखकर लग रहा था जैसे वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो और उनके बीच कुछ रिश्ता हो, क्योंकि नॉर्मली कोई किसी को ऐसा नहीं बोलता है। रेहान ने कुछ पल अविरा की आंखों में देखा। अविरा उससे कुछ सवाल करती उससे पहले ही रेहान हड़बड़ाते हुए बोला, सॉरी गलती से मुंह से निकल गया। बोलकर उसने एक वार्निंग लुक यक्षित को दिया और फिर तेज कदमों से दूसरी तरफ चला गया। यक्षित अभी भी तिरछा मुस्कुराते हुए रेहान को जाते देख रहा था, लेकिन तभी उसके कानों में अविरा की आवाज पड़ी, यूवी आप में जरा सी भी शर्म है या नहीं? आप मेरे असिस्टेंट के सामने क्या बकवास कर रहे थे? तभी यक्षित बीच में बोला, और तुम उसके साथ क्या बकवास कर रही थी? उसे हैंडसम कैसे बोला तुमने? या तो तुम मुझे भी हैंडसम बोलो वरना अभी तो सिर्फ छोटा सा ट्रेलर दिखाया है, पूरी पिक्चर बेडरूम में दिखाऊंगा। ये सुनकर अविरा चिढ़ते हुए बोली, आप इस तरह के क्यों हो यक्षित? आपका माइंड इतना गंदा कैसे है? आप पहले से ही ऐसे हो या फिर मेरे सामने ही आपका माइंड उल्टी डायरेक्शन में चलने लगता है? वेल आपको जो करना है कीजिए, मैं आपको हैंडसम नहीं बोलूंगी। बोलते हुए वो यक्षित का हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यक्षित की पकड़ उसकी कमर पर ढीली होने की बजाय और भी ज्यादा मजबूत होते जा रही थी। यक्षित अपनी एक भौं ऊपर चढ़ा टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोली, जब बीवी कयामत हो तो किसी का भी माइंड उल्टी डायरेक्शन में चलने लगता है, और मुझे हैंडसम तुम तो क्या हमारे होने वाले बच्चे भी बोलेंगे। बोलते हुए वो उसे वैसे ही पकड़े स्टेज पर ले गया। अविरा हैरानी से यक्षित का चेहरा देख रही थी। वो धीरे से बोली, होने वाले बच्चे? सीरियसली अब ये बच्चे भी पैदा करेंगे? तभी यक्षित बीच में बोला, वो तो तुम करोगी, मैं तो सिर्फ तुम्हें प्रेग्नेंट करूंगा। ये सुनते ही अविरा को एकदम से खांसी आ गई। उसने घूरकर यक्षित को देखा, लेकिन तभी सारी लाइट्स एकदम से बंद हो गई और सिर्फ डिम लाइट जलने लगी, जिससे सबका ध्यान स्टेज की तरफ आ गया। नीचे खड़े सारे लोग जोर से हूटिंग करने लगे। वहीं अविरा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने यक्षित की आंखों में देखकर कहा, क्या करने वाले हो आप? उसका सवाल सुनकर यक्षित टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, माय वुड बी वाइफ के साथ डांस। उसके इतना कहते ही सॉन्ग प्ले हुआ, जिससे अविरा ने एकदम से म्यूजिक सिस्टम की तरफ देखा, लेकिन तभी यक्षित हल्की सी तेज आवाज में बोला, वाइल्ड कैट, जब मैं तुम्हारी नजरों के समाने रहूं तो तुम्हारी नजरें कहीं और नहीं जानी चाहिए। ये सुनकर अविरा ने एकदम से यक्षित की तरफ देखा। यक्षित ने अपना एक हाथ उसकी लोअर बैक पर रखा और उसकी आंखों में देखकर बोला, अपने हाथ मेरे शोल्डर पर रखो। ये सुनकर अविरा गुस्से और नाराजगी से बोली, मैं नहीं रखूंगी। उसका जवाब सुनकर यक्षित हल्का सा उसके करीब आया और उसके कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, अगर तुमने अपने हाथ नहीं रखे तो फिर मैं तुम्हारे पैरों को अपने शोल्डर पर रखकर न्यू पोजीशन ट्राई करूंगा। ये सुनते ही अविरा एकदम से अपनी जगह बर्फ की तरह जम गई। उसने हैरानी से यक्षित की तरफ देखा जो अपना सर टेढ़ा किए उसी को देख रहा था।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 57। तुम एक बार परमिशन दो तो 9 मंथ्स के लिए तुम्हारे पैर भारी कर दूंगा। अगर तुमने अपने हाथ नहीं रखे तो फिर मैं तुम्हारे पैरों को अपने शोल्डर पर रखकर न्यू पोजीशन ट्राई करूंगा। ये सुनते ही अविरा एकदम से अपनी जगह बर्फ की तरह जम गई। उसने हैरानी से यक्षित की तरफ देखा जो अपना सर टेढ़ा किए उसी को देख रहा था। अविरा गुस्से और झुंझलाहट से दांत पिसते हुए बोली, युवी, आप सच में इस दुनिया के सबसे बेशर्म इंसान हो। मुझे नहीं पता था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज का किंग इस लेवल का बेशर्म होगा। अगर पहले पता होता तो मैं आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कभी नहीं करती। ये सुनकर यक्षित अपनी एक भौं ऊपर चढ़ाकर उसे घूरते हुए बोला, अगर मुझसे नहीं तो फिर किससे करती तुम शादी? एक बार तुम उस कमबख्त का नाम तो बताओ, उसके बाद देखना मैं उसकी क्या हालत करता हूँ। बोलते हुए उसका चेहरा एकदम सर्द हो चुका था। अविरा हैरानी से अपने सामने खड़े इंसान को देख रही थी। वो परेशानी से मन ही मन बोली, ओ गॉड, कहाँ फंसा दिया आपने? ये पागल इंसान उसको मारने की धमकी दे रहा है, मुझे जो कभी था ही नहीं और नहीं कभी होगा। मेरी लाइफ में आपने पहला लड़का भेजा और वो भी एकदम पागल सन की। थोड़ा सा केयरिंग पर्सन तो मैं भी डिजर्व करती थी। बोलते हुए वो अजीब अजीब से मुंह बना रही थी, जिन्हें देखकर यक्षित के माथे पर सिलवटें पड़ गई। वो उसे घूरते हुए सर्द आवाज में बोला, ये तुम मन ही मन किसे याद कर रही हो? क्या कोई लड़का है वो? बोलते हुए उसकी पकड़ हल्की सी अविरा की कमर पर मजबूत हो गई। अगले ही पल अविरा दर्द में सिसकते हुए गुस्से से बोली, आह युवी, क्या कर रहे हो आप? दिमाग खराब हो गया आपका? मैं आपको नहीं झेल पा रही हूँ, किसी दूसरे लड़के को क्या खाक याद करूंगी। लिसन, अब आपका बहुत हो गया है। अब अगर आपने मेरे साथ ज्यादा कुछ किया ना तो मैं अपने विला चली जाऊंगी। तभी यक्षित बीच में बोला, तुम जाकर दिखाओ, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। अब इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। बोलते हुए वो हल्के हाथों से उसकी कमर को सहलाने लगा, जिससे अविरा के बदन में एक अजीब सी सरसराहट सी दौड़ गई। वो खुद को कंट्रोल करते हुए धीमी सी आवाज में बोली, सीरियसली, मैं कोई चिप्स का पैकेट नहीं हूँ जिसे आप कहीं से भी उठा लाओगे। पतली हूँ लेकिन इतनी हल्की भी नहीं कि आप कहीं भी उठा ले जाओगे। ये सुनकर यक्षित के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो डेविल स्माइल करते हुए बोला, गलतफहमी है तुम्हें कि तुम हैवी हो, बट अगर तुम हैवी होना चाहती हो तो मुझे एक चांस दे सकती हो। आई प्रॉमिस 9 मंथ्स के लिए तुम्हारे पैर भारी कर दूंगा। बोलकर वो टेढ़ा मुस्कुरा दिया। उसका जवाब सुनकर अविरा के दोनों गाल सुर्ख लाल हो गए। वो एकदम से हड़बड़ा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने सामने खड़े बेशर्म इंसान से कैसे डील करे। वहीं नीचे खड़े सारे लोग उन दोनों को देख रहे थे, जो सारी दुनियादारी को भूलकर खुद में लगे हुए थे। राज जी ने एक गहरी सांस भरी और म्यूजिक सिस्टम पर बैठे आदमी को कुछ इशारा किया। उनका इशारा समझते हुए उस आदमी ने स्पीकर में सॉन्ग प्ले कर दिया, जिसकी लिरिक्स सुनकर यक्षित ने एक नज़र म्यूजिक सिस्टम की तरफ देखा और फिर वापस अविरा की आंखों में देखकर बोला, लेट्स डांस। बोलकर उसने अविरा के दोनों हाथ अपने शोल्डर पर रखे और अपना एक हाथ उसकी लोअर बैक पर रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। अब तक सॉन्ग प्ले हो चुका था। कैसे कहूँ इश्क में तेरे, कितना हूँ बेताब मैं, आंखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब में। सॉन्ग की लिरिक्स सुनते ही अविरा ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली।
यक्षित की फिंगर टिप्स उसकी बाजुओं से होते हुए धीरे धीरे नीचे जा रही थी और फिर उसने सीधे उसकी कलाइयों को पकड़ते हुए उसे एकदम से लिफ्ट किया। अविरा की पीठ उसके सीने से आ लगी और यक्षित ने अपने दोनों हाथ उसकी साड़ी के पल्लू के अंदर से उसके पेट पर रखकर सेंशुअली उसके पेट को सहलाने लगी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे अविरा की नेवल के आसपास कुछ पैटर्न बना रही थी, जिससे ना चाहते हुए भी अविरा की सांसें गहरी होने लगी थी और उसका दिल बुरी तरह शोर करने लगा। इस वक्त स्टेज पर अंधेरा था, जिस वजह से वो दोनों क्लियरली किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 58। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आंखों से आंखें मिला के चुरा लूँ तेरे ख्वाब में। तभी यक्षित ने एकदम से अविरा को फिर से लिफ्ट किया। अविरा की नजरें सीधा यक्षित की नजरों से जा मिली। अविरा का सर हल्का सा ऊपर की तरफ उठा हुआ था, तो वही यक्षित हल्का सा अपना सर झुकाए इंटेंसिटी के साथ उसकी आंखों में देख रहा था। उन दोनों की नोज आपस में टच हो रही थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी, जिसमें अविरा के रेशमी बाल उड़ते हुए उसके चेहरे पर आ रहे थे। यक्षित ने उसकी आंखों में देखते हुए उसके बालों को उसके कंधों से हटा पीछे कर दिया। उसकी ठंडी उंगलियों ने जैसे ही अविरा की गर्दन को छुआ, उसके पूरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए और सांसें और भी ज्यादा गहरी हो गई। यक्षित हल्का सा उसके कंधे पर झुका और धीरे धीरे उसकी गर्दन को चूमने लगा, जिससे अविरा की पकड़ उसके कंधों पर कस गई। वो गहरी सांसें लेते हुए धीमी सी आवाज में बोली, युवी प्लीज, सब देख रहे हैं। ये बोलते हुए उसकी आवाज कांप रही थी, इनफैक्ट वो खुद ही पूरा कांप रही थी। यक्षित का टच उसे कांपने पर मजबूर कर रहा था। यक्षित का एक हाथ अभी भी अविरा की कमर को सहला रहा था। धीरे धीरे उसकी फिंगर टिप्स अविरा के पेट पर आ गई और अगले ही पल उसने अपनी एक फिंगर को अविरा की नेवल पर हल्का सा प्रेस किया। अगले ही पल अविरा की सिसकी निकल गई और वो और भी ज्यादा यक्षित के करीब आ गई। यक्षित ने उसकी लोअर बैक पर अपना हाथ रखा और फिर उसके कान के पास अपने होंठ ले जा धीमी सी आवाज में बोला, क्या हुआ वाइल्ड कैट, तुम इतना काम क्यों रही हो? एवरीथिंग इज ओके। ये बोलते हुए वो अपनी फिंगर्स की उसकी पीठ पर फिरा रहा था, जिससे अविरा के पूरे बदन में सरसराहट सी दौड़ गई। यक्षित ने हल्के से उसके कान पर किस किया और फिर वापस उसके कंधे पर झुक हल्के हल्के से किस करने लगा। उसका इस तरह किस करना अविरा रेसिस्ट नहीं कर पा रही थी। मेरे साए है साथ में, यारा जिस जगह तुम हो, मैं जो जी रहा हो, वजह तुम हो, वजह तुम हो। वहीं थोड़ी देर ऐसे ही किस करने के बाद यक्षित हल्का सा पीछे हटा और उसने अविरा के चेहरे की तरफ देखा। उसने बिना कुछ बोले अविरा को एक बार फिर से घुमाया। इस बार उसने अविरा का हाथ अपने सीने पर रख दिया था। अविरा यक्षित के दिल की धड़कनों को साफ महसूस कर सकती थी। वो चुपचाप यक्षित की आंखों में देख रही थी। धीरे धीरे उसकी उंगलियां यक्षित के सीने पर चलने लगी थी, जिससे यक्षित का दिल और तेजी से धड़कने लगा। ठीक उसी वक्त यक्षित और अविरा दोनों की नजरें यक्षित के तेजी से धड़कते दिल पर आकर थम गई। कुछ पल यूं ही देखने के बाद अविरा ने यक्षित की आंखों में देखा, जो खुद अब उसे ही देख रहा था। यक्षित अविरा की आंखों में देखते हुए आगे की लिरिक्स गुनगुनाया, है ये नशा या है जहर, इस प्यार को हम क्या नाम दे, कब से अधूरी है एक दास्तान, चल आज उसे अंजाम दे। अविरा कुछ समझ पाती उससे पहले ही यक्षित ने उसे हल्का सा लिफ्ट किया
उसने अविरा के एक घुटने के नीचे अपना हाथ रखकर उसका एक पैर थोड़ा सा और ऊपर उठाया और वो उसे लेकर वैसे ही घूमने लगा। अविरा ने कसकर यक्षित की कॉलर को पकड़ा हुआ था और वो सर झुकाए उसकी आंखों में देख रही थी। उन दोनों का आई कांटेक्ट टूटने को तैयार नहीं था। वहीं स्टेज से नीचे खड़े हर एक शख्स की नजरें उन दोनों पर टिकी हुई थी। जहां ओबेरॉय फैमिली उन दोनों को देखकर मुस्करा रही थी तो वहीं निया उन दोनों को देखते हुए गुस्से और जलन से ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रही थी। उसने अब तक 10 से ज्यादा ग्लास खाली कर दिए थे। इधर रेहान चुपचाप बैठा अपनी सिगरेट एंजॉय करते हुए उन दोनों को देख रहा था। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, थैंक गॉड ये अविरा के साथ तो सॉफ्ट है, वरना लड़कियों को लेकर इसका जैसा बिहेव था उसे देखकर मुझे लगता था कि इसकी लाइफ में आने वाली लड़की बहुत पछताएगी, बट ये कभी नहीं सोचा था कि इसकी लाइफ में मेरी सिस्टर ही आएगी। बोलते हुए उसकी नजरें अविरा के चेहरे पर टिकी हुई थी। देखते ही देखते उसके फेस पर छोटी सी स्माइल आ गई जो एकदम प्योर थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कैसे? चैप्टर 59। अविरा की सच्चाई सबके सामने, आइडेंटिटी रिवील। इधर स्टेज पर यक्षित अविरा की आंखों में देखते हुए आगे की लिरिक्स गुनगुनाया। तुम्हें भूलूं कैसे मैं, मेरी पहली खता तुम हो, मैं जो जी रहा हूं वजह तुम हो। यक्षित ने अपना सर हल्का सा और झुका लिया, जिस वजह से उनकी नाक आपस में टच हो रही थी और उनकी सांसें आपस में मिल रही थी। उनका आई कांटेक्ट अभी भी ब्रेक नहीं हुआ था। क्या जाने तू मेरे इरादे, ले जाऊंगा सांसें चुरा के, दिल कह रहा है गुनाहगार बन जा, बड़ा चैन है इन गुनाहों से आगे, मैं गुमसुदा सी रात हो, मेरी खुशनुमा सुबह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो, वजह तुम हो। यक्षित ने झटके से अविरा को अपनी तरफ खींच लिया। अविरा का वो हाथ जो यक्षित ने पकड़ा हुआ था, उस हाथ को यक्षित ने अविरा की लोअर बैक से लगाया और अब उन दोनों के सीना आपस में टकरा रहे थे। यक्षित ने उसके सर से अपना सर जोड़ा और बस वो उसकी आंखों में देखने लगा। वो वैसे ही उसकी आंखों में देखते हुए बोला, वाइल्ड कैट, बहुत जल्द तुम रोने वाली हो। ये सुनकर अविरा के फेस एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। वो हैरानी और सवालिया नजरों से उसकी आंखों में देख रही थी। तभी यक्षित हल्का सा उसके चेहरे पर झुका। अविरा कुछ समझ पाती उससे पहले ही यक्षित ने उसके होठों को अपने गिरफ्त में ले लिया। अविरा हैरानी से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। यक्षित ने उसे ज्यादा देर किस नहीं की, वो बस 1 मिनट की किस करके उससे दूर हो गया और उसने सीधे एक तरफ देखा। तभी अचानक सारी लाइट्स ऑफ हो गई और सामने एक प्रोजेक्टर ऑन हुआ। सबकी नजरें उस तरफ घूम गई। अविरा ने भी सीधा उस तरफ देखा और प्रोजेक्टर पर चल रही पिक्चर्स को देखते ही वो बर्फ की तरह अपनी जगह जम गई। प्रोजेक्टर पर एक छोटी सी बच्ची की फोटो शो हो रही थी जो एक सड़क पर नाली के किनारे सो रही थी। उसके फुले हुए चब्बी चिक्स पर धूल और मिट्टी लगी हुई थी। उसकी फ्रॉक भी पूरी गंदी हो रखी थी और वो जगह जगह से फटी हुई थी। सबकी नजरें उस फोटो पर टिकी हुई थी। सब लोग एकदम से शांत थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो बच्ची कौन है जिसकी फोटो प्रोजेक्टर में दिख रही थी, लेकिन अविरा उस बच्ची को बहुत अच्छे से पहचानती थी। तभी भीड़ में से नैना की मॉम सुनीता जी हैरानी से बोली, अविष्का। बोलते हुए उनकी नजरें प्रोजेक्टर पर टिकी हुई थी। वहीं उनके पास खड़े नैना के डैड अभिराज जी की आंखों में पानी भर आया था।
इतने साल बाद अपनी बेटी की फोटो और वो भी इस हालत में देखकर एक बाप का दिल एक पल के लिए पसीज आया था और आंखों में दर्दांसू बनकर बहने लगे। नैना भी अपनी नशीली आंखों से प्रोजेक्टर की तरफ देख रही थी। अविष्का को देखकर एक पल के लिए उसका सारा नशा गायब हो गया था। वो अपनी आंखों को मिचमिचाते हुए पलकों को बार बार झपका कर अविष्का की फोटो को देख रही थी। वहीं राज, युवराज, सुविता और आकांक्षा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि प्रोजेक्टर पर शो हो रही उस फोटो में वो बच्ची कौन है। तभी अचानक राज जी की नजरें स्टेज पर खड़ी अविरा पर पड़ी, जिसकी आंखों में पानी भरा हुआ था और नजरें सिर्फ यक्षित के चेहरे पर टिकी हुई थी। अविरा को यकीन नहीं हो रहा था कि यक्षित उसकी आइडेंटिटी को सबके सामने इस तरह लेकर आएगा और उसे उसके बारे में सब कुछ पता था। अविरा का दिल इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था कि यक्षित इस तरह सबके सामने उसका सच ले आएगा। धीरे धीरे अविरा अपने कदम पीछे लेने लगी थी। तभी प्रोजेक्टर पर दूसरी फोटो शो होने लगी और उस फोटो में भी वही बच्ची थी। वो बच्ची मंदिर की सीढ़ियों के पास भिखारियों के साथ अपने दोनों हाथ आगे फैलाए खड़ी भीख मांग रही थी। उसकी आंखों में खाने की भूख, लालसा, दर्द, तकलीफ सब कुछ नजर आ रहा था। एक एक करके बहुत सारी फोटो प्रोजेक्टर पर चलने लगी और उन सारी फोटो में उस बच्ची की हालत बहुत खराब थी। तभी एक फोटो शो हुई और उस फोटो में वो बच्ची बेहोशी की हालत में सड़क पर पड़ी हुई थी। उसके आसपास लोगों की भीड़ लगी थी। उस बच्ची के सर से खून बह रहा था और हाथ पैर भी बुरी तरह जख्मी हो रखे थे। और फिर सबसे लास्ट में एक और फोटो शो हुई और वो फोटो एक बड़ी सी बिल्डिंग की थी, जिसके बाहर बड़े बड़े अक्षरों में एम्पायर ऑफ सिंघानिया लिखा हुआ था। तभी प्रोजेक्टर में अविरा की फोटो शो होने लगी, जो एक अवार्ड फंक्शन की थी। इन सब फोटो को देखते हुए अभिराज और सुनीता दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी जिंदा थी और उसने ये सब कुछ झेला था। और सबसे बड़ा सवाल जो उनके मन में चल रहा था कि क्या अविरा ही अविष्का है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 60 हार्ट ब्रेक। तभी प्रोजेक्टर में अविरा की फोटो शो होने लगी, जो एक अवार्ड फंक्शन की थी। इन सब फोटो को देखते हुए अभिराज और सुनीता दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी जिंदा थी और उसने ये सब कुछ झेला था। और सबसे बड़ा सवाल जो उनके मन में चल रहा था कि क्या अविरा ही अविष्का है। उन सब फोटो को देखते ही जहां हर कोई हैरान था, तो वहीं निया का नशा एकदम से उतर चुका था। वो हैरानी के साथ प्रोजेक्टर की तरफ देखकर बोली, व्हाट द हेल, ये अविष्का ही अविरा है। मतलब अविष्का ने ही हमसे हमारा 50% बिजनेस छीना था। हाउ डेयर यू, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसा करने की। ये कहते हुए उसने गुस्से और नशे की वजह से लाल हो चुकी आंखों से स्टेज की तरफ देखा, जहां अभी सिर्फ यक्षित खड़ा था। अविरा को वहां नहीं देखकर निया को एक बार फिर से शौक लगा। उसने तुरंत नजरें घुमा चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कहीं अविरा नहीं थी, जिसे ना देखकर निया का चेहरा और भी ज्यादा कांपने लगा। वो गुस्से से खड़ी हुई, लेकिन खड़े होते ही उसके कदम लड़खड़ा गए और वो फिर से चेयर पर गिर गई। बेशक से उसका दिमाग सही काम कर रहा था, लेकिन वाइन का असर धीरे धीरे उसकी बॉडी और माइंड पर होने लगा था, जिस वजह से खड़े होने पर उसके पैरों से उसका बॉडी वेट नहीं संभल रहा था। निया वैसे ही चेयर पर पड़ी पड़ी अविष्का को गालियां और उसे भला बुरा कहने लगी।
उसकी बातें सुनकर मीडिया वाले तुरंत उसके पास आए, लेकिन वो निया से कुछ भी सवाल जवाब कर पाते उससे पहले ही युवराज जी ने गार्ड्स को इशारा कर मीडिया को बाहर ले जाने को कहा, जिसे समझकर ब्लैक यूनिफॉर्म पहने गार्ड्स तुरंत मीडिया और निया के बीच में आकर खड़े हो गए। गार्ड्स ने सारे मीडिया वालों को बाहर ले जाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में वहां से सारे मीडिया वाले जा चुके थे। अभिराज और सुबीता की नजरें अभी भी प्रोजेक्टर पर टिकी हुई थी। तभी राज जी तेज आवाज में बोले, सॉरी एवरीवन, लेकिन अब आप सब यहाँ से जा सकते हैं। प्रॉपर्टी ट्रांसलेशन की प्रोसेस हम कल ओबरॉय इंडस्ट्रीज में आकर पूरी करेंगे। आई थिंक आज के लिए इतना तमाशा काफी है। ये कहते हुए उनकी नजरें हॉल में खड़े गेस्ट पर टिकी हुई थी। उनकी बात सुनकर सारे गेस्ट बिना कुछ बोले वहां से चले गए, लेकिन उन सबके दिलों में जो भी सवाल थे उन सबका जवाब वो पाना चाहते थे, बट किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि ओबेरॉय फैमिली से कुछ भी पूछ सके। इधर रेहान चुपचाप बैठा गुस्से से यक्षित को देख रहा था। उसकी आंखें हल्की लाल हो रखी थी और उसकी पकड़ अपने ड्रिंक के ग्लास पर इतनी कस चुकी थी कि ग्लास कभी भी उसके हाथ में टूट सकता था। वो लाल आंखों से यक्षित को देखते हुए गुस्से से बोला, यूवी, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर तुम ऐसा कुछ करने वाले थे तो कम से कम एक बार मुझे तो बता सकते थे। तुम्हें नहीं पता आज तुमने क्या किया है। तुमने फिर से सही साबित कर दिया कि इंसानों पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती होती है। तुमने अविष्का की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी और इस बार शायद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊं। बोलते हुए वो खड़ा हुआ और सीधा बाहर चला गया। उसने अविष्का को वहां से जाते देख लिया था और अभी वो किसी भी हालत में उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। आकांक्षा, सुनीता, युवराज जी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। वो अभी भी अपनी जगह शॉक्ड खड़े थे। वही राज जी की नजरें यक्षित पर टिकी हुई थी, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ा अभिराज और सुबीता को देख रहा था। उसके अंदर गुस्से का तूफान उमड़ रहा था, लेकिन वो इस वक्त कुछ नहीं करना चाहता था। तभी राज जी उसके पास आए और उसकी आंखों में देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोले, ये सब करना जरूरी था क्या? अगर ये करना भी था तो कम से कम एक बार अविष्का से पूछ तो लेते कि वो ये सब चाहती भी है या फिर नहीं। उन्होंने इतना ही कहा था, तभी यक्षित ने नजरें उठा उनकी तरफ देखकर कहा, क्या आपने पुलिस को बुलाने से पहले अविष्का से पूछा था कि आप उसे अरेस्ट करवाने वाले हैं? नहीं ना, तो फिर मुझसे क्यों एक्सेप्ट कर रही हैं? मुझे नहीं लगता है मैंने जो किया है वो गलत है, और अगर किसी को गलत लगता भी है तो लगे। आई डोंट केयर। उसने सीधा अपने बगल में देखा जहां कुछ मिनट पहले अविष्का खड़ी थी, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। उसके फेस एक्सप्रेशन देखकर राज जी हल्के से मुस्कुरा कर बोले, नहीं है वो यहाँ। मेरा धोखा तो वो बर्दाश्त कर गई थी, लेकिन तुम्हारा सरप्राइज उससे नहीं झेला गया। बोलते हुए उनकी आवाज हल्की सी रूंध गई और आंखों में पानी भर आया। राज जी ने जल्दी से खुद के इमोशंस को संभाला और फिर तुरंत अपनी आंखों की नमी को साफ करते हुए एक नज़र गुस्से और नफरत से अभिराज और सुबीता को देखकर अपने रूम की तरफ चले गए। यक्षित ने अपनी तीखी नजरें घुमा पूरे हॉल में देखा, लेकिन अविष्का तो पहले ही वहां से जा चुकी थी, इसलिए वो यहाँ कैसे दिखती। यक्षित ने अपने माथे पर बिखरे बालों को पीछे करते हुए फ्रस्ट्रेशन से कहा, अब ये कहाँ गई? आई होप वो ठीक हो। बोलते हुए वो तेज कदमों से बाहर की तरफ चला गया। यक्षित पार्किंग एरिया में आया, चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कहीं भी अविष्का की कार नहीं थी, जिसे देखकर वो समझ गया था कि अविष्का अपनी कार लेकर चली गई है।